गया तो वहां सड़क पे सुबह सैर कर रहा, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई कोई तो आ रहा होगा भाई, कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वहां हर आदमी ऐसे कर रहा है, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं? कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, और कई बार क्या होता है चीजें इतनी अलग होती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा। बात करते, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छनती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वफेयर सब मुझे बता देते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी। उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा है जीवन में, तो उसने सब बताया, सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया होगा? क्योंकि ज्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाली से उठा के लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, एक मैं, अच्छा बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि वो नाली के पास से आए हैं। और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही, नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए गए थे, या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, उसको उसको देख के ज्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं, अच्छा बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि जरूर भेजो, क्योंकि परिवार में आपको सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से जो वहीं थे आसपास अलग से बात की। मैंने कहा यार बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए मैं जब उसके पिता से मिलने गया, मेरे मन में ये भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। और उसके बाप ने साइड में ले जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करें क्या? अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है, और बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे कि बात कर लिया अपने आप में, क्या बोल। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हों, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे आप
सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आई है, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसी ने क्यों आपको बताया? कोई आपको कहे कि तुम जानते हो तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था, आप कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए, क्या दिक्कत है? फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके। हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना, आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में? और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है तब तक उसको दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, नार्को पॉलीग्राफ ये सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है। 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोजेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है? भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है? तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं, उनमें से एक का नाम लॉजिक है। और लॉजिक का काम यह बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलतियां आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती हैं, अक्सर होती हैं। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसी बात समझ में नहीं आ रही होगी बिना एग्जाम्पल के ना, एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं। आप लोग तो बहुत एडवांस जनरेशन के लोग हैं। हम जिस जमाने के आदि मानव हैं, हम लोग जिस जमाने के, उस जमाने में क्लासरूम में ऐसे बच्चे नहीं बैठते थे कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हों। तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ जब मैं 8वीं क्लास में आया, वहाँ तक तो केवल वो लड़कों का स्कूल था। कई हजार लड़के जैसे एक जेल में एक साथ बंद हो गए हों, ऐसा लगता था। स्कूल अच्छा था, लेकिन स्कूल केवल पढ़ाई के लिए थोड़ा बच्चे जाते हैं, उनको तो अच्छा जीवन चाहिए। फिर वहां पर कोएड नाम की एक चीज है कि अब से स्कूल कोएड हो गया है। तो लड़के बहुत उत्साहित थे उस समय कि अब स्कूल कोएड हो गया है। अब उनको स्कूल आने की भी इच्छा पहली बार होनी शुरू हुई कि अब हम स्कूल जाएंगे। तो हमें लगा बड़ा अच्छा स्कूल हो जाएगा। फिर पता लगा नहीं भाई, केवल एक मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे थे। हिंदी मीडियम में लड़कियों का सेक्शन अलग, लड़कों का सेक्शन अलग होगा। ये कोएड होता था। लड़कों के मतलब सेक्शंस, ब्लॉक्स भी अलग थे। वो लड़कों का जेल है, ये लड़कियों का जेल है, इस तरह से होता था। और बीच में कुछ टापू थे जहां लड़के लड़कियां एक साथ क्लास में होते थे, इंग्लिश मीडियम में। कई बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया उस चक्कर में, जबकि इंग्लिश उनको आती नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन इंग्लिश मीडियम इस चक्कर में लिया कई बच्चों ने, उनमें एक मैं भी था। तो आती नहीं थी इंग्लिश उस जमाने में, लेकिन ठीक है, बहुत सारे दोस्त थे तो हम भी चले गए। फिर पता लगा वहां पर भी जो बैठने का तरीका था
4 रो थी, उनमें से 3 लड़कों की, 1 लड़कियों की। बीच में हाईवे था बहुत बड़ा। लड़कों वाले में आपस में कम गैप था, लड़की लड़की के बीच में इतना गैप था, लगा तालिबान जैसा भाव आता था वहां पर, कितना गैप। अब सोचिए पहली बार किसी छोटे शहर, छोटे कस्बे में कोएड स्कूल शुरू होगा तो ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है, कैसे होगा? सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे, कोई एक आध बात कर लेगा, बात भी क्या कर लेगा, पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या, यही तो होता है, पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहां से बात शुरू होती है। और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो, गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है इन लोगों की। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी, अफेयर तो है ही। पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब देके समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे। क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि 3-4, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है। क्लास चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जरूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी? तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या? तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूं। तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो, हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे। इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है, क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार हैं। फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया, इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा? 3 लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है, किससे? कौन था? आप कह रहे कि ये 3 लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा? बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां? मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मान लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना। कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे। एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं आया तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं? अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। आप कह रहे कि ये 3 लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा? बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां? मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मान लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना। कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे। एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये
गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं? अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। गया तो वहां सड़क पे सुबह सैर कर रहा था, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई। कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि गया तो वहां सड़क पे सुबह सैर कर रहा था, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई। कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वह हर आदमी ऐसे कर रहा है, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। हर व्यक्ति को नमस्ते करता है मुस्कुरा के, उसमें कोई नियम कायदा अलग से है नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर हम भी करने लगे, जो मेरे नमस्ते कर दें उसको। अच्छा, वो बड़े प्यार से नमस्ते भी बोलते हैं कई बार, वो टूरिज्म जहां पर चलता है। अब वैसा मिजाज लेके भारत वापस आ गए तो दिक्कत है। आप सड़क पे निकले, आपने मुस्कुरा दिया, पता लगा फिर FIR हो गई सीधे उसके बाद, तो है ना। तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।